जो खैबर पख्तूनख्वा के पैसों से तामीर हुआ और जिस तरह आज भी अपोजिशन लीडर साहब ने अपनी स्पीच में पॉइंट आउट किया कि ये जी गुज़श्ता हुकूमत में ISI को दिया गया, तो काइंडली ज़रा कल ईवान को ज़रा इस पर इंफॉर्मेशन ले लें और ये बता दें कि ये क्यों दिया गया। ये एक्सफाटा के हमने MPS के लिए बनाया गया था और ये उनको क्यों दी गया, क्या वजूहत थी और कितनी अरसे के लिए दिया गया, और इसे अब चूँकि ज़रूरत है हमारी तो ऐसे इस ज़मन में क्या किया जाएगा, हुकूमत का क्या इस पर मौक़िफ़ होगा। नंबर 1। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे हमला हुआ, क्रिमिनल उसमें एंट्री हुई, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, हुकूमत क्या करेगी। क्या ये जो IG है, जो रेंजर्स के लोग इलीगली हमारे उस पर हमलावर हुए, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ये FIR यहाँ दर्ज की जाएगी, इनकी वहाँ दर्ज की जाएगी, कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। आज चूँकि AG साहब मौजूद नहीं हैं तो इसको भी कल तक आप रख लें, इसको बेशक कल आप इस पर जवाब दे दें ताकि हाउस और तमाम माज़ज़ मेंबरान इस बात से, ये बड़ा सीरियस मैटर है जी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे हमला करना और फिर आज उसको सील करना। ये मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सूबे की खुद मुख्तारी पे जो है ना, ये बहुत बड़ा एक जो है उसके ख़िलाफ़ कदम है। और मैं जनाब अली असगर ख़ान MNA को इस हाउस में आमद पर खुश आमदेद कहता हूँ। वेलकम सर। जनाब शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, ये एक्सफाटा हाउस के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बता दिया, लेकिन मुझे ताहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लिहाजा मैं चाहूँगा कि ये आज अगर मुझे मिल जाए या कल तक इंशाल्लाह हाउस को ये बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा इस हवाले से, और लाए अमल के हवाले से भी फिर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान मशवरा देंगे। दूसरा जनाब स्पीकर, आपने बताया ये जो स्पेशल कमेटी हमने कंस्टिट्यूट की है अभी कि फैक्ट फाइंडिंग भी करे और इस हवाले से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह है वो भी, चूँकि आज उन्होंने KP हाउस भी CDA वालों ने सील कर दिया और जिनके इशारों पे किया है वो आपको पता है जी। ये इंसिडेंट के रिपोर्ट हम उनसे चाहेंगे और उनको बेस बना के तो आगे का जो लाए अमल है इंशाल्लाह वो तय करेंगे। जनाब स्पीकर, जहाँ तक क्रिमिनल ट्रेसपास की बात है, तो हम चूँकि ये हमारा एसेट था, हमारे सूबे का एसेट था, और इसकी FIR हम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी हमारे साथ जजमेंट मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी। इस हवाले से डॉक्टर इमरान का केस है जो UK में हुआ था, लेकिन उसकी FIR यहाँ पे कराची में लॉन्च की गई। इसी तरह और भी बहुत सारे जजमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें प्रो एंड कॉन्ट्रा दोनों साइड पे जजमेंट मौजूद हैं। तो जनाब स्पीकर, अभी जुरिस्डिक्शन तो इस्लामाबाद की किसी पुलिस स्टेशन का ही होगा, लेकिन एज अ KP एसेट हम यहाँ पे भी FIR लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद इस पर कोई फैसला करेंगे। जनाब स्पीकर, परसों जो हुआ KP हाउस पे हमला किया गया, यलगार किया गया, मैं समझता हूं कि ये
इस हमारे मुल्क की सियासी और आईनी और कानूनी तारीख के ऊपर एक बहुत बड़ा सियाह दबा है, और जो कि जनाब स्पीकर तारीख जो है बड़ी बेरहम होती है। वो इसको बहुत से अल्फाज में याद किया जाएगा इन चीज़ों को। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की तरफ से काफ़ी तनकीद की गई एक दो दिनों में भी, और इससे पहले भी, चूँकि मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि जनाब स्पीकर, इनकी तरफ से अक्सर आया जाता है कि बैठ के मसाइल का हल निकाला जाए तो बेहतर होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। लेकिन इनकी बहुत बड़ी तारीख है। पिछले अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाएं तो ये मुझे बताएं कि ये कौन से कमिटमेंट पे पूरे उतरे हैं अब तक। एक पार्टी का लीडर गाड़ी की डिग्गी में बैठकर पिंडी के किसी मखसूस बिल्डिंग में दाखिल होता है, वहां से इजाज़त तलब करता है और उनके मरहून मिन्नत वो ऐवानों तक आते हैं, तो जनाब स्पीकर फिर उन ताकतों के साथ बात नहीं होती, बल्कि उन ताकतों के साथ बात होती है जो कि उनके पीछे होते हैं। तो जनाब स्पीकर, उन ताकतों के साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल अब भी इस मूड में भी नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड क्या था? प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड ये था कि इन्होंने हमारे कायद को, जो कि 24 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है, न सिर्फ 24 करोड़, बल्कि मैं समझता हूं कि 2.25 अरब मुसलमानों की दिलों की धड़कन है। लेकिन बदकिस्मती से जब वो मैनेज ना हो सका, तो उनका रास्ता रोकने के लिए ये स्टेटस को फोर्सेस, जो इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं चाहते, उन्होंने बोगस FIR की, मुख्तलिफ तरीकों से उनको ज़ोदोकोब किया, उनके ओवरनाइट ट्रायल किए गए, उनको पाबंद सलासल रखा गया। जनाब स्पीकर, उसके साथ रिसेंटली कुछ प्रपोज अमेंडमेंट्स मंजर आम पे आई, जो कि फेडरल जो सो कॉल्ड हुकूमतें बैठी हुई हैं या इनकी कोलिशन पार्टनर्स, उन्होंने डिसऑन भी किया कि ऐसा कोई मुजवज़ा आईनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, वो जब मंजर आम पे आता है तो अगर थोड़ी सी तफसील में बयान करूंगा इस फ्लोर के ऊपर। जनाब स्पीकर, उस तरमीम में क्या प्रपोज है? सबसे पहले वो ख्वाहिश तो इनकी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी, फ्लोर क्रॉसिंग वाली 63A, कि कोई भी मेंबर अपनी पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी के हुक्म के खिलाफ भी अगर वोट डाले तो वो लेजिटिमेट होगा, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत शेमफुल एक्ट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये भी इनका प्रोपोज अमेंडमेंट था, इनके मुसवदे में शामिल था। जनाब स्पीकर, इससे क्या होगा कि जो ये मंडियां लगाना चाहते हैं ताकतवर हल्के, जो कि रिजीम चेंज और साइफर के बाद, रिजीम चेंज से पहले एक मशहूर ज़माना मंडी लगी थी सिंध हाउस में, जिसको इस जमहूरियत के चैंपियंस सपोर्ट भी कर रहे थे और हर लिहाज से फाइनेंसिंग भी कर रहे थे। जनाब स्पीकर, तो ये उनके लिए नेक शगुन है कि 63A में
उनकी बदनामी के बरअक्स सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो बैठे हुए हैं, उन्होंने इनकी लाज रखी और उन्होंने एडवांस में वो फैसला दे दिया। अब ये खुल के मंडी लगा सकते हैं। अभी सिंध हाउस में बैठ के कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मार्केट में ओपन जगह पे बैठ के ये ओपनली बोली कर सकते हैं। तो जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो मुजवज़ा आईनी तरमीम है उसमें 63A(5) ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते हैं। मेरे फाजिल दोस्त अहमद कुंडी साहब, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, वो कहते हैं कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम उस इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्यों फाइट नहीं करते? हमारे साथ फोरम मौजूद हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक पैरेलल कोर्ट होगा। मैडम स्पीकर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जुडिशल सिस्टम को वीक करने के लिए, उसको अपाहज करने के लिए, उसके साथ पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाने के लिए, ताकि वो डिसफंक्शनल हो, ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा दब्बा होगा और बहुत बड़ा वार होगा। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, 175A, आर्टिकल 175A जो इनका प्रपोज अमेंडमेंट था, उसके रूह से इससे पहले जो तरीक़ाकार हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, कि जो सीनियर मोस्ट जज था, प्यूनी जज, वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनने का अहल होता था। अब जनाब स्पीकर, इसको अमेंड करने के बाद टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए। मीनिंग देयर बाय कि वो बंदा उन तीनों में से जो कि कमिटमेंट करेगा इन एडवांस उस हुकूमत के साथ, या जो भी अपने आप को समझते हैं ताकतवर हल्के, उनके साथ, तो वो सिर्फ हकदार होगा चीफ जस्टिस बनने के लिए। यानी उससे भी वो इदारा बनाना चाहते हैं जिसमें 1 और 2 और 3 4 को छोड़ के 5वें और 6ठे नंबर को ऊपर लाया गया और उनको मनपसंद ओहदे पे बिठाया गया। और वो अलग बात है कि वो मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, फिर उसी 5वें 6ठे ने उनको डसा है। जनाब स्पीकर, इसके साथ उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो उसका पहला चीफ जस्टिस होगा, वो बदकिस्मती से जिसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतना मतलूबा टाइम गुजारा होगा, और फिर उसके लिए एज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बरअक्स 68 साल रिटायरमेंट की एज रखी गई। उसका मतलब यह है जनाब स्पीकर कि सीधा सीधा काजी फाइज ईसा के लिए राह हमवार हो रही है। जनाब स्पीकर, इसके साथ आर्टिकल 178A जो कि वही 68 साल रिटायरमेंट का एज, जो कि फाइज ईसा साहब 65 के रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल गुजार सकते हैं। तो जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ एक आर्टिकल 200 में भी ये प्रपोज अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जो कि इनकी ख्वाहिश है कि इंटर हाई कोर्ट्स में वो ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहते हैं कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज की ट्रांसफर पोस्टिंग हो सके। जनाब मैडम स्पीकर, इसमें इनका मकसद क्या है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जजेस जिन्होंने इनके खिलाफ लेटर लिखे कि मुदाखलत हो रही है और बदतरीन मुदाखलत हो रही है, उनको या उन जैसे ऑनेस्ट और डिग्निफाइड जजेस जो हैं
उनको दूसरे हाई कोर्ट्स में ये लोग भेज सके ताकि उनसे छुटकारा हासिल हो। तो जनाब स्पीकर, मैडम स्पीकर, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और KPK हुकूमत और ये असम्बली इस जैसे घिनौने साजिशों या साजिशी प्रपोज अमेंडमेंट्स को यकसर मुस्तरद करती है और इसके खिलाफ हम में जितना भी दम हुआ इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेंगे। मैडम स्पीकर, हमारा ये जो एहतजाज था, हमारे MNAs को जोदोकोब किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। मेरे एक मालाखंड से MNA हैं, वो पिछले टेन्योर में KB में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, तो उनको मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जा रहा है कि आपको डिसीड किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके लिए अभी हम वो कानून क्लेरिफाई कर रहे हैं कि एडवोकेट जनरल भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो उसके मुताबिक एडिशनल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी ऑटोमेटिकली पब्लिक सर्वेंट नहीं हुए। लेकिन उस बुनियाद पे कि आप एडिशनल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, तो उसकी वजाहत चूंकि उस मतलूबा आर्टिकल में नहीं है, सिर्फ एडवोकेट जनरल की है, तो उस बात पे उसको ब्लैकमेल, उस MNA को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ो या हमारी तरफ आओ या हमारे इन जो हमारे अमेंडमेंट्स है, जो घिनौनी साजिश है मेरे मुताबिक, मेरी पार्टी के मुताबिक, हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक वार है। तो मैडम स्पीकर, उनको किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, लीडरशिप और सबसे बढ़कर मेरा लीडर, वो इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाअल्लाह कल भी खड़ा रहेगा। जनाब स्पीकर, डेवलपमेंट फंड्स की बात की गई अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से, और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल हुकूमत में भी हमें डेवलपमेंट फंड नहीं मिले थे। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब रिजीम चेंज आप लोगों ने की सैफर आने के बाद किसी के इशारों पे, तो आप लोगों ने उसके बाद हमारे इलेक्टेड MNAs मौजूद थे या कम से कम हमारा सूबा मौजूद था, तो आप लोगों ने किसको डेवलपमेंट फंड दिया? या 2013 से 2018 तक आप लोगों की फेडरल गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने हमारे कौन से MNA को फंड दिया था? तो जनाब स्पीकर, ये कुली बात है। और यहां पे तो वैसे भी चंद एक के अलावा फॉर्म 47 वाले जाली MPA बैठे हुए हैं हमारे अपोजिशन में, तो इनके इत्ला के लिए अर्ज है कि डेवलपमेंट फंड इनको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा हमारी उन अवाम को जरूर मिलेगा जिस हल्के से ये नुमाइंदगी कर रहे हैं फॉर्म 47 के ऊपर, लेकिन उनको मिलेगा जो हमारे हकीकी फॉर्म 45 वाले कैंडिडेट हैं, इनको नहीं मिलेगा। जनाब स्पीकर, इसके साथ KP हाउस के साथ साथ हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर जो टीयर गैस, मैं समझता हूं कि जो बुरहान इंटरचेंज और जंक्शन के साथ हमारे साथ हुआ पूरी रात, आप यकीन करें कि हमें 5 मिनट ब्रेक भी नहीं दिया गया कि हम नमाज पढ़ सके, वुजू बना सके। एक जोहर के टाइम से लेकर दूसरे सुबह 8-9 बजे तक, जब तक वो जगह हमने उनसे क्लियर कर दी, उस टाइम तक उन्होंने जो बदतरीन शेलिंग की, डायरेक्ट फायर किए, रबर बुलेट और इसके साथ साथ 12 बोर के ओरिजिनल बुलेट्स, SG बुलेट्स भी इन्होंने फायर किए, जिसके लिए हमारी गाड़ियां, मेरी पर्सनल गाड़ी डैमेज हुई।
हमारे मिनिस्टर औकाफ और ज़कात एंड ओशर की भी गाड़ी पे डायरेक्ट फायर किए गए, हमारे बहुत से वर्कर्स के ऊपर डायरेक्ट फायर किए गए, उनको डैमेज किया गया। मैडम स्पीकर, उसके साथ मोटरवे को कम से कम 5-6 जगह खोदा गया, बदतरीन शेलिंग की गई, वो तरीके से हमें डील किया गया, हालांकि हम पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे। और जनाब स्पीकर, ये तो फिर इनको तब मजा आएगा जब मेरा कायद हमें धरने की कॉल देगा, और जिसके लिए हम शदीद इंतजार में हैं। ये तो हम मेयर की कई घंटों या मिनटों के प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, ये बौखलाहट का शिकार है मैडम स्पीकर। और केपी हाउस, जो कि मैं समझता हूं कि किसी जिना हाउस, जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस से मेरे लिए ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि वो मेरे सूबे का एसेट है। मैडम स्पीकर, उस पर हमला होता है और सीसीटीवी फुटेज में तो फिर भी चंद रेंजर के एहलकारान दिखाई गए। वहां पे मेरे एजी ऑफिस के मेंबर्स ने मुझे जो वीडियोस भेजी, आप यकीन करें कि कम से कम 1000-1500 बंदा रेंजर्स का और इस्लामाबाद पुलिस का वहां पे जाता है, वहां पे मेरे एमपीएस को गालियां देता है, मेरे सीएम को गालियां देता है। एक आईजी जो कि इस रियासत का एक टैक्स पेयर के पैसों पे पलने वाला, वो ये किस तरह जुर्रत कर सकता है कि मेरे चीफ मिनिस्टर को वो गालियां दे? उनको शर्म आनी चाहिए। मैडम स्पीकर, हम इसका जरूर बदला लेंगे और खुलेआम लेंगे इंशाअल्लाह। इनसे पूछेंगे कानून और आईन के दायरे में रहते हुए, और इंशाअल्लाह मैदान में भी आएंगे इनके खिलाफ। मैडम स्पीकर, यहां बात की गई सूबे के हकूक के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नेंस के हवाले से भी हम बेखबर नहीं हैं, हम अपने इक़दामात उठा रहे हैं। ये दूसरी बात है कि आज यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े भाषण तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इनसे अपनी कारकर्दगी के बारे में पता कर लें कि वफाक में आप लोगों ने कौन सा रोल अदा किया अपने सूबे के हकूक के हवाले से। सीसीआई की बात की गई, 90 दिन की बात की गई, उस फोरम को इन्वोक करने की बात की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 14 लेटर से ज्यादा उनको बार बार रिक्वेस्ट गई है कि आप हमारे साथ इन फोरम्स पे, इन इश्यूज पे बैठें, सीसीआई की मीटिंग कॉल करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हकूक गज़ब हो रहे हैं। मर्जर हुआ है, मर्जर के बावजूद जो पुराना एनएफसी 14% का था वो डिस्फंक हो गया है। वो मैडम स्पीकर, मर्जर के बाद 19% अभी हमारा शेयर तकरीबन बनता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी 14% पे वो हमें दे रहे हैं, लेकिन वो भी नामुकम्मल दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ नेट हाइडल प्रॉफिट के ऊपर और मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हमने बार बार उनको लेटर लिखे। हमारे जो ऑयल एंड गैस लिवीज हैं, इसके हवाले से बार बार लिखे गए। लेकिन मैडम स्पीकर, आपको हैरानगी होगी, ये जो 90 दिन का कह रहे हैं, ये वफाक की तरफ से सीसीआई की मीटिंग बुलाई जाती है। मैडम स्पीकर, 90 दिन तो छोड़े, तकरीबन 7 महीने पूरे हो गए हमारी हुकूमत को, 8वां महीना शुरू होने वाला है, लेकिन ना सीसीआई हुकूमत उनकी कानों में बिल्कुल जी नहीं रेंग रही। बदकिस्मती से मैं समझता हूं मैडम स्पीकर, ये जो भाषण यहाँ पे दे रहे हैं, ये अपने लीडरशिप को हमारी ये इस तरह इंप्रेशन दे रहे हैं जिस तरह इनकी वफाक में बिल्कुल हुकूमत ही नहीं है।
और वो तो हम भी एडमिट कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत नहीं है, बल्कि हुकूमत कोई और चला रहा है। मोहसिन नकवी किनका बंदा है, सबको पता है जनाब मैडम स्पीकर, इनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन ये इस बात से मुबर्रा भी